हम सब अनोखे हैं और हम सब के अपने अपने अनुभव होते हैं। मेरा नाम पूजा और मैं एक मोहन जी आचार्य कनाडा से हूँ। आज मेरे साथ जुड़े हैं मोहन जी फैमिली से निकुंज और कीर्ति। आज हम मोहन जी के साथ उनकी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में बातें करेंगे। आप सबके साथ मैं निकुंज और कीर्ति का स्वागत करती हूँ। वेलकम। थैंक यू। नमस्ते। एक्चुअली निकुंज आपसे शुरुआत करती हूँ। आप मोहन जी को कब मिले थे और आप उनके साथ कैसे कनेक्ट हुए? तो 2014 में मैं बॉम्बे में थी। वहीं पे नौकरी कर रही थी और एक समय आया था जब मेरी बहन जो आर्मी में डॉक्टर है, वो कोचीन एक कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी और वो पोस्टेड दिल्ली में थी। तो जब वो वापस दिल्ली जा रही थी, तो वो बॉम्बे होते हुए गई और उनकी जो अगली कनेक्टिंग फ्लाइट थी, उसमें कुछ ही घंटे बचे थे। पर उन्हें भी नहीं पता कि क्या था जो उनको ये मोटिवेट किया कि उनको जाकर मुझसे मिलना चाहिए। तो वो मेरे घर आई और बॉम्बे में लोग अक्सर ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि ट्रैफिक इतनी होती है और जब कम समय होता है तो लोग नहीं आते हैं, परंतु वो मुझसे मिलने आई। और जब वो आई तो उन्हें लगा कि कुछ मेरे हाव-भाव से उन्हें लगा कि कुछ मुझे परेशान कर रहा है। और जैसे ही उन्होंने मुझे पूछा, मैं अचानक रोने लगी क्योंकि उस टाइम बहुत सारी चीज़ें थी जो परेशान कर रही थी, चीज़ों को लेके बहुत व्याकुल थी। तो फिर वो बहुत चिंतित हो गई क्योंकि वो मेरी मेरे से काफ़ी बड़ी है, तो उनमें वो माँ होने की भावना हमेशा रहती है। तब उन्होंने अपनी किताब जो पावर ऑफ प्योरिटी पुस्तक है, जो मोहन जी के सीखों का संकलन है, जिसमें सारे मोहन जी के जितने भी सीख हैं, वो उसमें रचित लिखे हुए हैं। तो वो उन्होंने मुझे दी और कहा कि इसे पढ़ो और इससे तुम्हें शांति मिलेगी। उन्होंने मोहन जी से कुछ दिन पहले ही वे मिली थी और मोहन जी के मार्गदर्शन से वो बहुत खुश थी, बहुत शांत थी, तो उनको लगा शायद मेरे भी लाइफ में बदलाव आएगा। तो वो उन्होंने मुझे दे और वो मेरी शुरुआत थी मोहन जी के साथ। फिर जब भी मुझे ऐसा लगता कि मैं परेशान हो रही हूँ, तो मैं वो पुस्तक उठाकर पढ़ने लगती। और उसके बाद मैं दूसरी बार दिल्ली में उनसे मिली जब मोहन जी आए, तब भी मेरी बहन ही माध्यम बनी। उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि मोहन जी आ रहे हैं, तुम्हें आकर मिलना चाहिए और फिर मैं जाकर उनसे मिली। मेरी कज़िन हैं उनके घर पर मोहन जी रुकने वाले थे। तो मोहन जी के आने के 1 दिन पहले ही हम दोनों उनसे मिलने के लिए गए, मेरी बहन और मैं। और उनके पूजा रूम में जब हम बैठे थे, जहाँ बहुत सारे गुरुओं के फ़ोटोज़ दीवार पर लगे थे और भगवान की मूर्ति थी और उनमें से कई जो गुरु और मास्टर्स थे, उन्हें मैं जानती भी नहीं थी क्योंकि ये सब मेरे लिए बहुत नया था। मैं मोहन जी से भी नहीं मिली थी। वहाँ मोहन जी की एक तस्वीर दीवार पे लगी थी और बाबा साईं बाबा की एक तस्वीर थी जिसमें केवल उनकी आँखें थी। तो मैं बार-बार मोहन जी की तस्वीर और उनकी आँखों को देख रही थी और एक समय आया जब मैं केवल मोहन जी के फ़ोटो को देख रही थी और उनकी आँखों को देखने लगी और मैं अपनी आँख को हटा ही नहीं पा रही थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारा मन हमेशा हमें वो विश्वास करने के लिए मजबूर करता है जो सच नहीं है। तो ये भी जान के कि मैं आँखें नहीं हटा पा रही, मैं बार-बार कोशिश कर रही थी कि मैं अपनी आँखें हटाऊँ, क्योंकि बार-बार मन कह रहा था कि क्यों मैं उनकी आँखों को देख रही हूँ। फिर एक समय आया जब लगा कि शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा, मुझे ठंड लग रही है और मैं बहुत भावुक हो गई और रोने लगी। और मुझे भी नहीं पता था कि क्यों वो आँसू बह रहे थे और कुछ देर बाद ऐसा लगा कि किसी ने आकर गले लगा लिया हो, जैसे माँ एक बच्चे को गले लगा लेती है, वैसी फीलिंग हो रही थी और मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। तो ये पूरे अनुभव से मैं इतनी ज़्यादा भावुक हो गई थी, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल शांत हो गई थी। उस दिन मैंने किसी से बातें भी नहीं की और उस मुझे समझ नहीं आया कि ये गुरु से मेरी पहली पहचान थी। ये मुझे बाद में समझ आया कि गुरु का प्यार क्या होता है और ये बहुत ही अद्भुत एक अनुभव था जो आज भी मैं नहीं भूल सकती। उस समय मैंने जो महसूस किया था, वो भी मैं आज कभी भी नहीं भूल सकती, वो बहुत ही अनोखा था। तो इस तरह मेरी जर्नी उनके साथ शुरू हुई और फिर उसके बाद मैं बॉम्बे में मिली जब वो क्रिया की दीक्षा देने के लिए आए थे। तो ये मेरी पूरे मोहन जी के साथ मेरे सफ़र की शुरुआत थी। फैंटास्टिक, थैंक यू निकुंज। कीर्ति, अब आप अपना शेयर करोगे एक्सपीरियंस? यस।
मोहन जी के साथ मैं पहली बार 2013 में 2013 में मिली थी, मिली नहीं थी एक्चुअली, मेरे को पता चला था उनके बारे में, मेरी फ्रेंड जो पलक मेहता है उसके उसके द्वारा। उससे पहले मैं 1 डेढ़ साल ओशो ओशो मेडिटेशन करती थी, तो मुझे मुझे मेडिटेशन के बारे में और इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसे ब्लैंक पेपर होता है वैसे, बट 2013 में जब मुझे पता चला तो फर्स्ट टाइम मैं और पलक एक ही अपार्टमेंट में रहते थे, मेरे सामने वाले में। 15 दिन पहले ही वो वहां पे आई थी और मैं उसमें उस अपार्टमेंट में 1.5 साल से रहती थी। मैं ऑफिस से आई और ऑफिस के नोटिस जो अपार्टमेंट का जो नोटिस बोर्ड होता है वहां पे लिखा हुआ था कि पावर ऑफ प्योरिटी मेडिटेशन ऐसे करके। मैंने सोचा कि चलो मैं पहले से ऑब्वियसली मैं मेडिटेशन करती थी, तो मुझे ऐसा पता था कि यहाँ पे कोई है जो इसी बिल्डिंग में कोई करवाता है, बट मुझे लगा कि कोई ओशो से ही रिलेटेड कोई होगा। तो मैंने नंबर का फोटो क्लिक किया और फिर मैं जब वापस नीचे आई 10 मिनट बाद, तो वो नोटिस बोर्ड हटा, मतलब वो नोटिस पे वो नंबर और जो नोटिस बोर्ड था वो हट गया। फिर मैंने संडे में कॉल किया पलक मेहता को, तो मैंने पहली बार जो उस दिन एक्चुअली मेडिटेशन था नहीं, बट मैंने सोचा कि मैं एक बार फोन करके बता देती हूँ, तो मुझे लगा वो 60-70 ईयर की कोई तो लेडी होगी। बट दिल्ली में लोग हाँ जी करके थोड़ा बोलते, तो मुझे लगा कि थोड़ा मैंने भी रिस्पेक्ट देके पूरा फिर वो बोले कि हाँ ठीक है। तो फिर एक आई थिंक नेक्स्ट डे फिर मैं उससे मिली, तो उसको भी मेरे को देख के चौंक गई, क्योंकि हमने एक दूसरे को इमेजिन किया था कि हम ओल्ड वाले होंगे, 50-60 ईयर्स वाले। फिर उस दिन फर्स्ट टाइम मैंने पीओपी मेडिटेशन उसको एक्चुअली वो था तो संडे को, बट मैंने बोला कि हम आज कर सकते हैं, और मैंने क्यों पूछा मुझे भी नहीं पता। तो उसके मैंने 1.5 साल पीओपी मेडिटेशन किया है स्टार्टिंग में, बट मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मुझे जो ये फोटो में जो दिख रहे हैं इनसे मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे को मैं कोई गुरु सर्च करने और ऐसा कुछ करने में नहीं गई थी। बस पता नहीं कुछ था जो जिसकी वजह से मैं कर रही थी, मुझे भी नहीं पता था। ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ होता है जो आपको आपको गाइड करता है, लेकिन आपको खुद नहीं पता होता है कि वो क्या है। 1.5 साल बाद जब पलक ने मुझे सडनली बोला कि तुम मोहन जी दिल्ली दिल्ली में है, तुम मिल लो उनसे ऐसा करके, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मतलब ऐसा वो मेरे अंदर से नहीं आया था, बट उसने बोला तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कॉल किया, लेकिन समहाउ वो हुआ नहीं वहां पे। फिर उसके बाद 5-6 महीने निकल गए उस बात को। फिर उसके बाद मेरा लेकिन जो कंटिन्यू मेडिटेशन था वो चालू था। उसके बाद मेरे फ्रेंड की शादी थी केरला में, तो मैंने 3 या 4 महीने पहले टिकट बुक किया था ट्रेन का। 4 महीने बाद मुझे पता चला कि मुझे सेम डेट पे वहां पे है, जबकि ट्रेन के टिकट आप तुरंत पहले से बुक करते हो, लेकिन एग्जैक्टली सेम डेट पे वो वहां पे थे। वो भी उनका प्राइवेट पर्सनल ट्रिप था, मतलब वो ऑफिशियल नहीं था। बट मुझे कैसे भी करके पता चल गया, तो मैंने उनके फादर को फोन किया। एंड फनी थिंग ये है कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। मतलब मेरे लिए मतलब सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, ये नहीं था कि स्पिरिचुअल क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो सेकेंडरी चीज थी। बट मुझे लगता था कि ये जो है इनको हिंदी नहीं आती है और मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं इनसे कम्युनिकेशन करूंगी, तो मेरा बहुत बड़ा इशू था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है अभी, बट मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि इनसे मिलूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिकॉज मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मुझे लेकिन लगता था कि इनसे मिलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर पहली बार मैं मेरे फ्रेंड की शादी में वहां जाने वाली थी, तो ऑलमोस्ट मेरा कैंसिल होने वाला था, बट देन फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है चलते। फिर मैंने जो मोहन जी के फादर है उनको कॉल किया। मोहन जी ने फिर मुझे टाइम दिया कि ये इस टाइम पे मैं यहाँ रहूंगा ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने शादी अटेंड की, वहां से उनको कॉल किया। तो कोची में थी मैं, और मैं पहली बार अकेले किसी जगह पे गई थी। इससे पहले मैं लाइफ में कभी भी अकेले नहीं गई। कोची में मेरी फ्रेंड मेरे साथ जाने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो भी जिसकी किस्मत में होता है वही जा पाता है, ये बात सच है। तो उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो जा ही नहीं पाई। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे जाना था, और अननोन सिटी पहली बार मैं अकेले कहीं गई हूँ, और वो भी सुबह मॉर्निंग में 5 बजे मुझे निकलना है। तो ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था।
फिर उसके बाद में मोहन जी को से मेरी बात हो गई। देन सुबह पा सुबह 5 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन करके उठाया, जैसे किसी बच्चे को आप अलार्म क्लॉक जैसे उठाते हो। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि कीर्ति उठो और इस टाइम पे यहाँ पे मैं तुमको मिलूँगा। सो उन्होंने ड्राइवर को मलयालम लैंग्वेज में पूरा समझा दिया कि यहाँ-यहाँ मिलना है। सो वहाँ पे गए हम लोग। मैं मेरे अंदर ना ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत पता नहीं कितने टाइम से वेट कर रहे हो, जबकि मैं उस इंसान से कभी मिली नहीं, मैंने सिर्फ़ उनको फ़ोटो में देखा है। और वो हाईवे था एक, ऐसा रोड खाली सा रोड था और मेरी कार जा रही है और उनकी कार सामने है। सो उन्होंने मुझे देख लिया था, मैं कार में ही थी, स्टिल मैं कार में ही थी और मैं पीछे की सीट पे बैठी हुई हूँ। वो बाहर निकले और आई थिंक हाफ किलोमीटर का रास्ता होगा मेरी कार और उनकी कार में, उनकी कार खड़ी हुई थी। बाहर निकले और मैं पीछे से देख रही हूँ, इट्स लाइक फर्स्ट टाइम आप किसी को देख रहे हो और उनके हाथ ऐसे थे। जबकि मैं कार से उतरी भी नहीं थी एंड इट वाज़ लाइक अ, अब वो होता है ना कि और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि एंड ही उन्होंने मुझे कम से कम 1 या 2 मिनट तक हग किया होगा। सो इट मतलब मैं अगर अपनी बेस्ट मेमोरी अगर बोलती हूँ तो वो ही एक ऐसी बेस्ट मेमोरी है जो मुझे लगा कि ओके दिस इज द मोमेंट जो आपको लगता है कि हाँ वो होता ना कि अ, मतलब दैट वाज द फर्स्ट ये फर्स्ट मेरा वो था एक्सपीरियंस उनके साथ में। उसके बाद मैं पूरे दिन मैं उनके साथ थी, फिर मैं केरला गई, केरला के उनका जो एंसेस्टर हाउस था वो उन्होंने मुझे दिखाया, फिर वहाँ का उनका नागा देवता का जो घर था वो दिखाया और फिर जब समय और मोहन जी इतने स्वीट है ना कि क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और उनको वो लोग अपने मलयालम में बात कर तो वो मुझे ट्रांसलेट कर रहे थे हर चीज़, हर एक सेंटेंस वो मलयालम में भी बोल रहे थे और हर एक सेंटेंस वो इंग्लिश में भी बोल रहे थे। ऑल्दो मुझे थोड़ा समझ आ रहा था लेकिन मेरा कम्युनिकेशन मैं कुछ नहीं बोल रही थी बट वो सब कुछ मुझे समझा रहे थे। फिर जब मैं आ रही थी तो उन्होंने मुझे फर्स्ट शक्तिपथ दिया उस दिन एंड देन आई मुझे उस दिन फील हुआ कि ओके उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है उस दिन। सो दिस इज ये वाला जो मोमेंट था मेरे को अभी भी मैं जब कभी उस चीज को रिमेम्बर करती हूँ, 7 साल हो गए इस बात को, लेकिन मेरे को गूज बम फील होता है क्योंकि वो इनफैक्ट मुझसे किसी ने पूछा भी था कि जब कि तुम्हारा फर्स्ट मेमोरी क्या है और कौन सी ऐसी चीज है जो तुम याद, तो मुझे हमेशा यही याद आता है। मुझे बचपन से कोई भी चीज ऐसी याद नहीं आती कि ये वाली चीज थी तो बहुत अच्छी थी। सो दिस ये वाला जो है एक्सपीरियंस इट वाज लाइक प्रीशियस। सो ये ये एक्चुअली तूने मुझे बताया था, हम जब ऋषिकेश में थे, तूने ये मुझे हम्म, बताया था। मैं सब दर्शक अपने व्यूअर्स को बोल दूँ कि हम तीनों एक्चुअली पहली बार मिले थे, ऋषिकेश में मिले थे और तब से 2017 में मिले थे और तब से हम तीनों की दोस्ती है। तो कीर्ति तूने एक्चुअली मुझे ये पहली बार ऋषिकेश में बोला था और ये स्टोरी का मुझे सबसे अ, आई आई मुझे ये सब याद है। तूने जितना भी बोला है मुझे ये सब याद है और ये इसलिए याद है कि मैं सोचती थी कि अगर मैं ऐसे अकेले ट्रैवल करती और अगर मैं बहुत नर्वस होती, तो एक ही इंसान है जो मुझे बार-बार फ़ोन करता, बोलता कि ठीक से पहुँच गई हूँ, वो ड्राइवर से बात करता, वो सब मेरे मेरे पिताजी ही करते। और वही भाव अ, फादर मोहन जी ने ही प्लेड दैट रोल ऑफ अ फादर फॉर यू। और इसीलिए ये स्टोरी मेरे लिए, इसलिए मुझे आज भी कितने साल हो गए, अभी 3 साल हो गए, आज भी मुझे ये याद है, जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न। तो यस थैंक यू आई मीन सो मच। जो जो वो मतलब मैं भूल नहीं सकती वो चीज कि क्योंकि मतलब इट्स वाज लाइक हाफ किलोमीटर का वे है एंड ही वाज वेटिंग फॉर मी like you know like your loved one is waiting for you हाँ, and हाँ, he just hugged. I mean that was the like हाँ। best thing ever. आई मैं 100% एग्री करती हूँ, 100%। तो निकुंज, मैं अभी आपसे पूछना चाहूँगी कि आप बॉम्बे में थे और बॉम्बे में आप करियर वाइज़ भी बहुत अच्छा सब चल रहा था। पर फिर आपने डिसाइड किया कि आप यू गोइंग बैक, जमशेदपुर जाना डिसाइड किया, राइट? हम्म, हाँ, तो हाँ। वो डिसीज़न क्यों लिया और ये कैसे हुआ? तो बॉम्बे में मैं बेसिकली एक गारमेंट इंडस्ट्री में थी। फैशन डिजाइनिंग बैकग्राउंड है मेरा, मैं एज प्रोफेशन फैशन डिजाइनर हूँ। तो इंडस्ट्री वो ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ
सब कुछ बहुत एक्सट्रीमली बिजी होता है, तो काम जो भी कर रही थी उसमें बहुत अच्छा कर रही थी, करियर वाइज बहुत सेटल थी। पर मुझे लगता है कि लाइफ में कभी-कभी एक वैसा समय आता है जब तुम क्वेश्चंस पूछते हो अपने आप से, कि तुम जो कर रहे हो क्या तुम्हें उसमें मज़ा आ रहा है, या क्या तुम खुश हो? और मुझे लग रहा था कि वो एक मशीन जैसी ज़िंदगी हो गई थी, क्योंकि कई बार होता था कि रात में 3-4 बजे मैं उठ के सोचती थी कि कल क्या काम करना है। तो एक दिन अचानक सुबह उठी और मैं सच में जाके मैं मिरर के सामने, आईने के सामने खड़ी थी और मैं अपने आप से पूछ रही थी कि क्या सच में मैं खुश हूँ? क्या मुझे ये चाहिए? और मुझे पता था कि जवाब क्या है। और मैंने उस दिन डिसाइड किया कि अब मुझे वो नौकरी नहीं करनी है, और मैंने 3-4 दिन नहीं लिया ये सोचने के लिए। वो एक मोमेंट था जब मुझे पता था कि मुझे ये नहीं चाहिए, और सोच लिया था कि अब कुछ और करना है। थोड़ा समय लगा, मैं फिर भी बॉम्बे में थी, 1 साल थी, परंतु फिर एक पॉइंट आया जब लगा कि मुझे वो करना है जो मुझे आंतरिक रूप से जिसमें खुशी मिले। होता है ना कि मन से तुम खुश हो। हाँ, तो और वो काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था, जॉब में मज़ा नहीं आ रहा था, जो बॉम्बे में कर रही थी। वो फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि पैसे कितने कमा रहे हो, अ, आखिरकार खुश नहीं थी। तो अचानक मैंने ये सोचा कि अब मैं वापस जमशेदपुर जाऊँगी, क्योंकि मेरे जो माता-पिता हैं वो यहीं पे रहते हैं, मैं यहीं पे मेरी पैदाइश हुई है। तो मैंने सोचा वहाँ जाके मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मुझे खुशी मिले, जो मुझे आता है वो लोगों के साथ बाँटूँ, साथ-साथ उसी को अपना करियर बनाऊँ। उस समय हम लोग ध्यान भी करते थे, तो सोचा यहाँ आके एक ध्यान सेंटर भी करूँ जहाँ और लोगों को जोड़ सकूँ। साथ-साथ हमेशा मन था कि शायद औरतों के साथ क कहीं न कहीं ये मन था कि औरतों के साथ काम करूँ, कुछ ऐसा करूँ जिससे इस लाइफ़ में मुझे खुशी मिले। खाली वो काम नहीं हो, मुझे उसको करने में मज़ा भी आए। तो ये सोच के मैंने डिसाइड कर लिया, और अचानक अपनी माँ को मैंने फ़ोन किया और मैंने बोला कि मैं वापस आ रही हूँ। तो ये सुन के तो कोई भी हैरान होगा, क्योंकि करियर वाइज़ बहुत अच्छा कर रही थी। सबको लग रहा था सब ठीक है, और अचानक मैं बोल रही हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ के मैं वापस आ रही हूँ। वो भी कुछ 12-13 साल बाद मैं घर जाने का सोच रही थी, क्योंकि पहले तो कॉलेज में थी जब डिज़ाइनिंग सीखी, फिर बॉम्बे में थी। तो पर मेरे जो माता-पिता हैं वो भी बोले कि ठीक है, अगर तुमको यही ठीक लगता है तो आ जाओ। पर मुझे आज भी याद है कि मैंने सोच तो लिया कि मुझे जाना है, पर मन में वो सारे जो डाउट्स हैं, जो संदेह सब उठ रहे थे, तो मैंने मोहन जी को मैसेज किया और मैंने बोला कि मोहन जी, मैं जा रही हूँ, ये मैंने डिसाइड किया है, पर अब मेरे मन में सारे संदेह उठ रहे हैं। 13 साल हो गया है मैंने अपने माँ-बाप के साथ मैं नहीं रही हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ मैं जाकर उनके साथ रहूँगी। मुझे पता नहीं कि मैं एडजस्ट कर पाऊँगी, वो एडजस्ट कर पाएँगे, कैसा? उन्होंने 4 शब्द बोला था इंग्लिश में, जो मैं अभी बताऊँगी, हुँ, और उसके बाद मैं अपने बैग्स पैक कर रही थी। तो उन्होंने बोला डोंट थिंक जस्ट डू, सोचो मत, बस करो जो करना है। हाँ, और फिर मैंने दोबारा नहीं सोचा, मैंने सब कुछ अपना जो कहते हैं ना बोरिया-बिस्तर जो 8-9 साल से बॉम्बे में थी, पूरा सेटल थी, अचानक मैंने ये सोचा कि अब मुझे ये नहीं करना, मुझे वो करना है जिससे मुझे खुशी मिले। और हाँ, फिर मैं सब कुछ पैक करके मैं वापस जमशेदपुर आ फैंटास्टिक। और ये भी मुझे पता था, ये तूने ये भी तूने शेयर किया मेरे साथ, सो ये स्टोरी भी मुझे पता है। कीर्ति, यू ऑल्सो, तेरे पेरेंट्स हैं इंदौर में और तू रहती थी पुणे में, तो वो डिसीजन कैसे हुआ? पुणे आने का हाँ, पुणे आने का। हाँ, पुणे आने का सो मैं बचपन से अपने मम्मी पापा के पास एक्चुअली बहुत बहुत कम रही हूँ। हुँ, सो मैं एनिमेशन स्पेशलाइजेशन किया, मैंने जयपुर से पढ़ाई की, फिर उसके बाद एनिमेशन स्पेशलाइजेशन इंदौर से किया। मेरे मम्मी पापा वहाँ रहते हैं, लेकिन फिर बॉम्बे में मेरा जॉब लग गया 1.5 हुँ, साल। लेकिन उसके बाद मैं पुणे में शिफ्ट हो गई। पुणे में मेरा जॉब चेंज हुआ और 1-1.5 साल यहाँ पे काम किया। और तब तक मुझे पता नहीं था कि सब लोगों को जैसे पता होता है कि हाँ वो क्यों कर रहे हैं वो चीज, या डिजाइनिंग कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, तो वो आपको पता होता है कहीं ना कहीं कि हाँ मुझे ये करना है इसलिए, या मेरे को इसमें करके खुशी मिलती है। हाँ, जैसे निकुंज ने बोला कि उसने 10 साल काम किया और उसके बाद उसको लगा कि हाँ अभी मुझे सब कुछ करने के बाद, सेटल होने के बाद, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था।
मतलब मेरे को अच्छे से याद है, एक एक क्वेश्चन हमेशा मेरे को आता था कि कोई तो एक ऐसी चीज होगी जिसको करके या मुझे ना इतनी खुशी मिलेगी जो अ, मतलब मैं बहुत खुश होंगी। और ये क्वेश्चन मुझे क्यों आता था मुझे नहीं पता। ना तो मैं किसी मेडिटेशन से जुड़ी हुई थी, ना ही कोई गुरु, ना ही कुछ भी नहीं था, कोई कोई बैकग्राउंड नहीं। मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा के गुरु है, बट मुझे कभी ऐसे फील नहीं। और मैं कभी कभी आरती वगैरह कुछ नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम दिल से ही नहीं कर रहे हो। तो उनके लिए नहीं, वो उनकी श्रद्धा थी, लेकिन मेरे को कभी जैसे मेरी मम्मी बोलती थी भी, कभी जैसे पीरियड्स होते थे तो वो बोलती थी कि दिया लगा दो, तो मैं कभी नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम 3 दिन बाद लगाना, क्योंकि हमारे घर में पूजा नहीं करते उस टाइम पे। तो मैंने कहा आप 3 दिन बाद लगाना, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि और ना ही मुझे कोई आरती आती थी, ना ही कुछ आता था। लेकिन उसके बाद जब मैं इनसे मिली तो मेरे को जब मैंने जो अभी बताया कि मेरे को फर्स्ट टाइम आपको लगता है ना कि वो जो खुशी होती है, तो मैं एक दिन ऐसे ही बालकनी में खड़ी हुई थी। एंड मैं बहुत ऐसे संतुष्ट प्राणी होता है ना, वैसे हूँ जिसको ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। तो मुझे याद है कि मेरी सैलरी 11,000 थी उस टाइम पे। एंड मुझे मैं बालकनी में खड़ी हुई हूँ और मुझे एक क्वेश्चन आया, वो बहुत स्ट्रांगली आया कि कीर्ति तेरी लाइफ में तो सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, बट क्यों शांति नहीं, क्या है जो मिसिंग हो रहा है। और ये क्वेश्चन इतना स्ट्रांगली आया था कि उस दिन पहली बार मैं अकेले गई और मैंने देखा कि यहाँ पे ध्यान केंद्र ऐसे करके लिखा हुआ था। अ, थोड़ी सी दूरी पे था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ध्यान केंद्र का मतलब होता क्या है। मुझे लगा था कि वो योगा क्लास है, तो मुझे लगा चलो योगा करते हैं, कुछ तो करते हैं। तो मैंने कॉल किया। तो वो जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो दादा ओशो को फॉलो करते थे और वो 1986 से फॉलो करते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि बोले कि ठीक है क्लास तो नहीं है, बट तुम आ जाओ ऐसा। हम्म, तो मैं गई वहां पे और उन्होंने बोला कि तुम अगर इसमें आओगी तो वापस नहीं जा पाओगी। ये हम्म, उनका सेंटेंस था कि ये हम्म, आ गए और इसमें वापस आए तो जा नहीं पाओगे हम्म, वापस। बट मेरे को कभी उस चीज का ख्याल ही नहीं आया। मुझे लगा कि हाँ मुझे जाना है, मेरा यही था। कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि वो करना है या नहीं करना है। तो जब मैं जो चीज का हमेशा से वेट कर रही थी कि कोई एक चीज होगी जो मुझे बहुत खुश करेगी, तो ये वही चीज है। तो मैं जब अपना एनिमेशन कर रही थी तब भी मुझे ऐसा संतुष्ट वाला फील नहीं होता। ऐसा लगता है कि ऑटोमेशन पे जिंदगी चल रही है, आप कर रहे हो लेकिन आपको खुद को नहीं पता कि क्यों कर रहे हो। इट्स लाइक कोई आपको होता है ना कि सोसाइटी ने एक प्रोग्रामिंग सेट कर दी है और वो प्रोग्रामिंग के थ्रू आप चल रहे हो, लेकिन आप खुद से भी नहीं पूछ रहे हो कि क्यों कर रहे हैं हम, बस कर रहे हैं। हम्म, तो मेरा 2000 आई थिंक जब तक मैं मोहन जी से नहीं मिली थी तब तक मेरा यही था कि मैं क्यों कर रही हूँ। बट देन जब मैं मिली तो जब फर्स्ट टाइम मिली तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, ये ही है वो जो जिसका मैं बचपन से वेट कर रही थी। ऑल्दो मुझे पता नहीं था कि वो क्या है, हम्म, लेकिन जब वो मिला ना तब मुझे वो तुरंत पता चल गया कि ओके दिस इज समथिंग। हम्म, तो उसके बाद तो फिर जर्नी स्टार्ट हो गई। तो बट ये भी अभी मुझे समझ आया कि मैंने एनिमेशन क्यों किया। भले ही वो अनकॉन्शियस था, लेकिन अभी मुझे समझ आया कि इसी के थ्रू मैं जो फाउंडेशन है उसमें सर्व कर सकती हूँ। तो कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं है। हाँ भले जी, ही आपने वो चूज किया है या आपको लगता है कि चूज हाँ, नहीं किया है, कुछ भी हाँ, कोइंसिडेंट नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपका उस वो जो पर्टिकुलर चीज आपने जो की है वो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन वहां जोड़ेगी और तब आपको पता चलेगा कि यार इस वजह से मैंने ये किया था। हाँ, तो मुझे ये बहुत टाइम बाद ऑलमोस्ट 25-26 साल बाद पता चला कि मेरे को एक्चुअली चाहिए क्या था। सो नाउ आई एम सो सेटिस्फाइड। उसके बाद में भी बहुत सारी चीजें हुई। अ, हम्म, लेकिन अ, लेकिन एक चीज थी जो मुझे मिल गई थी, उसके बाद वो होता रहा। वो तो फिर आप गुरु आपको होल्ड करके रखता है, तो फिर अ, चलता गया फिर वो जर्नी। हाँ, आई एग्री। और आप तुझे पता चला 25 साल के बाद, अभी तो बहुत सारे लोगों की पूरी जिंदगी निकाल दी और उनको फिर भी नहीं पता चलता। तो अपना ये है गुरु का पावर ना, गुरु गुरु आते हैं तो हमें हमें हाँ, पता चलता है। करेक्ट। तो तो ये है गुरु का पावर।
अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक, मुझे इस टॉपिक पे स्पेशली बात करना था बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो व्यूअर्स है, जो हम उम्र व्यूअर्स है, स्पेशली गर्ल्स जो हमारी उम्र की है, उनको शायद ये क्वेश्चन से बेनिफिट मिलेगा। और वो था क्वेश्चन ऑफ शादी। यू नो शादी आध्यात्मिक जर्नी पे ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? कि तुम्हारा व्यूज़ क्या है शादी के बाद? और तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? शायद अगर एक्सपीरियंस भी शेयर मैं भी अपना करूँगी, पर आप लोग से शुरू करती हूँ मैं, निकुंज या कीर्ति, जिससे शुरू करना है? निकुंज, तुम्हें स्टार्ट कर सकते हो। ओके। तो एक्चुअली जब आप आध्यात्मिक अपने जर्नी पे जब जाते हो ना, तो जो जिस नजरिए से हम पूरे लाइफ को देखते हैं, इस दुनिया को देखते हैं, सब चीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग हो जाती है। हाँ, हाँ, एक चीज जो मैंने सीखा है कि जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो छूट जाते हैं, बहुत सारे हाँ, लोग हैं जो जुड़ जाते हैं। हम हाँ, इतने अचानक लोगों से मिलते हैं और जुड़ते हैं। जैसे हाँ, तुम दोनों से मैं जिस तरह हाँ, जुड़ी अचानक से, वो कीर्ति से तो शायद मैं मिली और आधे घंटे बाद मुझे उसके लाइफ के विषय में सब कुछ पता, आधे घंटे में। तो वो मेरे साथ और भी हुआ। वो मेरे साथ भी हुआ। उसने आधे घंटे में उसने पूरी लाइफ की स्टोरी मुझे बता दी। मुझे सब कुछ पता था हाँ, कीर्ति के बारे में। और ऋषिकेश में इवन तुमसे जब मैं मिली तो अचानक वो मतलब लगता है कि तुम लोगों को जानते हो। हाँ, तो एक चीज है जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक जर्नी में जो समझ आती है, क्योंकि हमें एक जो सचेतता कहते हैं, अवेयरनेस जो बढ़ती है, उससे ये समझ आता है कि लाइफ में एक बड़ा पर्पस है जो मोहन जी ने हमको सिखाया है, समझाया है, हाँ, जो जिसके आसपास चारों ओर हमारे लाइफ के जितने भी एक्टिविटीज है, हम जो कर रहे हैं, हमारे जो विचार है, सब कुछ उसके अराउंड हो जाते हैं। ये हाँ, बात अलग है कि ये समझने में सबको अलग अलग समय लगता है। हम लोग वो पेंडुलम के जैसे होते हैं कि हम इधर जाते हैं, फिर वो हमें इधर लाते हैं, हम फिर उधर जाते हैं, फिर हमें उधर लाते हैं। हाँ। कभी-कभी हम जाके गड्ढे पे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं हमको नीचे जाना है, फिर वो हाथ पकड़ के रखते हैं और बोलते हैं नहीं-नहीं तुम नहीं जा सकते हो और हाँ, तुम खुद को निकालो। हाँ, तो ये सब होता है, ये हम सब कहीं न कहीं इसको हाँ, फेस करते हैं। हाँ, अगर मैं शादी के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बात करूँ तो जैसे मोहन जी हमेशा कहते हैं कि सबकी जर्नी अलग है। हुँ, अ, हो सकता है कि किसी की जर्नी में शादी का इम्पोर्टेंस कुछ है और किसी और की जर्नी में शादी का इम्पोर्टेंस कुछ और है। पर एक चीज़ है जो मोहन जी की बातों से समझ आया बहुत अच्छी तरह से, जो ज़हन में उतर गया, वो ये है कि शादी हो या जो भी हो, सब कुछ वो हायर पर्पस से जुड़ा हुआ है। हाँ, वो मोहन जी अक्सर कहते हैं कि जब 2 लोग साथ में आते हैं, हुँ, जब मिलते हैं, वो अपने लाइफ पार्टनर्स बनते हैं, अपने जीवन साथी बनते हैं, तो वो भी वो अपने जो तुम्हारे वो जो बड़ा उद्देश्य है, जो हाँ, गोल है, उसकी तरफ तुम्हें लेके जाएगा। तुम हाँ, साथ मिलके तुम में तालमेल इतना अच्छा होगा कि तुम में वो प्यार तो होगा, पर साथ-साथ तुम उस रास्ते में एक साथ जाओगे। हुँ, तो जब तुम ये सुनते हो तब ये लगता है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है शादी का, इस अगर इस नज़रिए से देखते हो तो इतना हाँ, खूबसूरत लगता है। खूबसूरत है। हाँ, तो हाँ, तो मेरे हिसाब से सबका नज़रिया अलग है और मैं ये मानती हूँ कि कुछ भी सिर्फ़ करने के लिए तुम नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, सबका उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो अर्थ है सबके लाइफ़ में अलग है, क्योंकि हमारा जो कार्मिक जो हमारी जर्नी है, जो हमको पूरा करना है, वो हुँ, भी अलग-अलग है। तो इसीलिए हम लोगों से मिलते हैं, इसलिए कभी-कभी बहुत बार होता है कि रिलेशनशिप्स में भी जब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे साथ क्यों हो रहा है? पर हम हुँ, ये नहीं समझते कि उसमें कुछ हायर लर्निंग है हमारे लिए, हमें कुछ सीखना है, फिर हुँ, आगे बढ़ना है। हर हर व्यक्ति जिससे हम मिल रहे हैं, जिससे हम जुड़ रहे हैं, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, जिसके साथ हमारा रिश्ता है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है और फिर हमें आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरणा देता है। तो वो सीख को लेके हमें आगे जाना है। तो हुँ, शादी डेफ़िनिटली अ, क्योंकि ये ऑल्सो ये प्राकृतिक है, वो जो भी नेचर का जो साइकिल है, उसके लिए भी ज़रूरी है। पर हाँ, उसके बियॉन्ड मेरे लिए ये एक हायर पर्पस से जुड़ा होना चाहिए जो हाँ, मुझे समझ आया। तो जब वो उससे जुड़ा होता है तब उसकी वैल्यू होती है। तो हाँ, जो भी हमारे लाइफ में हम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मेरे लिए सब कुछ उसके अराउंड है। तो अब मैं जो कर रही हूँ, जो मोहन जी के मिशन के लिए, अपने आप को समझने के लिए, जो मुझे लगता है मेरे लाइफ का पर्पस है, जो रास्ता है, मुझे लगता है कि हर कुछ जो मेरे लाइफ में हो रहा है, कर रहा है, सब उसके आस-पास, उसके इर्द-गिर्द है और उसमें हुँ। शादी भी इंक्लूडेड है।
तो इसलिए जैसा होगा, एक एंड में खाली एक बात और ये बोलना चाहूँगी कि मुझे हमेशा बोलते हैं कि हम नदी की तरह हमें बहना चाहिए। तो हाँ, एक तरह से अभी मैं वही कर रही हूँ। एक हाँ। नदी की तरह बह रही हूँ और जैसे लाइफ में जो आएगा उसे स्वीकारूँगी और उसके साथ आगे बढ़ूँगी। तो और ये बात ज़रूरी भी नहीं है कि शादी करनी ही है। लाइक ये भी बात हाँ, हाँ, बिल्कुल, वही ज़रूरी नहीं मैंने बोला कि सबके हाँ, मायने अलग है, सब कुछ एक देखें तो निर्धारित है कि क्या हुँ, होगा, जो होगा। तो जो भी है हमें उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी लाइफ में जो सही है वही मेरे लाइफ के लिए हाँ, सही है। सही है। हो सकता है मेरे लाइफ में मेरे लर्निंग, मेरे एक्सपीरियंस के लिए मैं जैसी हूँ, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा जो अपना अंदर का संविधान है उसके लिए शायद शादी ज़रूरी हो। हो हाँ, सकता है किसी और के लिए नहीं ज़रूरी। हाँ, तो वो हमेशा अलग-अलग, तो ये सबके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, खासकर जो माँ-बाप है उन्हें समझना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है हुँ, कि हर लड़की का हाँ, लाइफ एक जैसी। एक जैसे सबके अपने सबकी अपनी जर्नी है। हुँ, तो वो हमें समझना और एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हम सब और यूनिक हैं, हम सब हाँ, अलग। हाँ। और ये भी ज़रूरी और एक बात बोलना चाहूँगी इस टॉपिक पे कि गलत रीज़न से शादी ना करें। जैसे निकुंज ने बोला कि जस्ट बिकॉज़ उम्र हो रही है कि सोसाइटी का प्रेशर है कि हुँ, लोग क्या कहेंगे? वो तो अपने स्पेशली अपनी इंडियन कम्युनिटी में लोग क्या राइट। कहेंगे? उससे तो आगे हम कोई कुछ हुँ, सोच ही नहीं सकता। तो वही। आई थिंक कि वो बहुत एक गलत गलत रीज़न होता है बिकॉज़ एंड ऑफ द डे तुम अंदर से सफोकेशन अंदर से फ्रस्ट्रेशन में तुम लाइफ हाँ, जियोगे। स्पेशली जो आध्यात्मिक रास्ते पे है कुछ क्योंकि हम तीनों आध्यात्मिक रास्ते पे हम तीनों की शादी नहीं हुई है। तो हम जानते हैं कि वो कितनी हँसने लग गई। हाँ, वो जानते हैं हम जानते हैं अंदर का फ्रस्ट्रेशन क्या होता है कि एक तरफ आध्यात्मिक लाइफ जीनी है और एक तरफ अपना धर्म धर्म भी जो है वो भी करना है। हाँ, तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, तो गलत रीज़न से बहुत शादी ना करें। ज़रूरी है। हाँ, हाँ, बैलेंस क्यों बहुत सिर्फ़ मतलब गलत ये समझना है कि हमें रिजिड भी नहीं होना चाहिए कि हाँ, हमें नहीं करनी। पर हाँ, साथ-साथ ये भी नहीं है कि क्योंकि करना चाहिए तो करनी है। तो ये दोनों का जो डिफ़रेंस है, जो बीच का जो अंतर है, वो समझना ज़रूरी है कि हाँ, हाँ, कुछ सबके लिए अलग होता है। हाँ, वो मैं 100% एग्री करती हूँ निकुंज। कीर्ति आपको कुछ ऐड करना है? मुझे बस एक ही चीज़ बोलनी है कि अ, ज़्यादातर लोग जो मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कोई जो स्पिरिचुअल हो गया तो वो शादी नहीं करेगा, वो सन्यास ले लेगा। ये एक नोशन है स्पेशली इंडियन फैमिली में जो मैंने खुद ने भी अपने एक्सपीरियंस मतलब मुझे खुद भी वो एक्सपीरियंस हुआ है जब मैं अ, ये एक बात सच है कि हर कोई इंसान ना शादी के लिए नहीं बना है और हर कोई ऐसा भी नहीं है कि जो शादी नहीं करेगा। ये हुँ, सबका अपना अंदर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग-अलग होता है। तो सबसे ज़्यादा तो हमको उसी की सुननी चाहिए कि आपको अंदर से क्या लग रहा है क्योंकि मैंने ये हुँ, गलती की थी। जो आपने पूजा ने अभी-अभी बोला वो गलती मैंने की थी। मैंने अपनी सोसाइटी और अपने पेरेंट्स के प्रेशर में मैंने एंगेजमेंट की, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये तो मैं चाहती नहीं थी। हुँ, मतलब अ, मतलब वो होता है ना कि और ऐसा भी नहीं है बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप कर लो ये, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ना ही कोई गुरु आपको ये बोलता है कि आप सन्यास हाँ, ले लो या हाँ, वो ले लो। क्योंकि नहीं, ये बहुत बड़ा नोशन है क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी ये समझते थे कि क्योंकि मैं स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ी हुई हूँ तो मैं इसीलिए शादी नहीं कर रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं उन सब लोगों को ये बोलना चाहती हूँ जो पेरेंट्स हैं स्पेशली वो ऐसा सोचते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब कोई गुरु आपको ये नहीं बोलता है कि आप शादी करो या नहीं करो। स्पेशली मोहन जी तो खुद शादीशुदा है। अच्छा। वो वो तो खुद फैमिली लाइफ जी रहे हैं। हाँ, तो वो कभी भी आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं ठीक है, करते क्या कि तुम ये कर लो या वो कर लो। वो अगर आप पूछोगे कि मुझे आपको मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैंने पहली बार मैं बोली तो मेरी तो लाइफ में शादी बहुत बड़ा एक बहुत सारा है उस मामले में मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने तो अपनी लाइफ में यही सीखा कि तुम शादी शादी जैसी चीज़ तुम जब कर लेते हो एंड देन वो आपके अंदर से नहीं आ रहा है, तो वो सफोकेशन के अलावा कुछ नहीं है। हुँ,
तो अगर आप करके और फिर ऐसा नहीं है कि मेरे को तो पहली बार में मोहन जी मुझे मैंने पूछा था, ये मेरा विल था, पूछा मैंने उनसे पूछा तो बोले कि तुम्हारे कर्मा में वो चीज 50-50% है। लेकिन हम इतने ज्यादा ब्रेन वॉश्ड रहते हैं हाँ। स्पेशली इंडियन सोसाइटी हम्म। कि हम ये सोचते भी नहीं कि नहीं ये ना करना भी हाँ। एक ऑप्शन है। हम्म। मेरे को भी यही लगता था हमेशा कि ना करना ऑप्शन नहीं है, करना ही मतलब क्योंकि यही फीड बचपन से हमारे दिमाग में यही फीड किया जाता है कि करना है, कभी तो करना है, 30 में 35 में कर लो, सेटल हो जाओ। तो वो चीज मेरे अंदर भी थी। तो मैंने उनसे पूछा तो मैंने सच बोलूं तो मैंने भी एक्सेप्ट नहीं किया वो चीज, क्योंकि फिर मैंने वो गलती की जो कि एंड देन उसके बाद में भी आपका जो गुरु होता है ना वो तो मुझे आज भी याद है कि जब मैंने अपनी एंगेजमेंट कर ली और तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम पहले जानो और जो भी है, बट ठीक है वो मैंने कर लिया, गलती हो गई, गड्ढे में गिर गए आप। लेकिन लेकिन आपके जो गुरु होते हैं ना वो, मुझे उनका सेंटेंस आज भी याद है। वो बोले कि एक दिन ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली भी आपका सपोर्ट ना करे क्योंकि वो भी एक सोसाइटी है, हम्म। लेकिन लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हम्म। और ये सच है कि मतलब एक टाइम था जब मैं, ऐसा नहीं है मेरी फैमिली के बारे में ऐसा कुछ है, बट वो एक सिचुएशन होती है जब आप भी एक अलग सिचुएशन में होते हो, वो भी एक अलग सिचुएशन में होते हैं। और पेरेंट्स की भी गलती नहीं होती क्योंकि वो एक सोसाइटी है और उनके दिमाग में भी वो भरा हुआ रहता है कि हाँ यही सही है। हम्म। तो जब आप उस चीज से अलग कुछ करते हो तो तुमको थोड़ा अपोज झेलना पड़ता है। हम्म। तो उस टाइम पे मतलब 3-4 साल थे रोलर कोस्टर लाइफ। तो जो बट लेकिन एक चीज है जो पूरे टाइम में 5-6 साल जो भी ऐसे रहे, उसमें आपका गुरु आपको एक्सपीरियंस सब कुछ करने देगा, क्योंकि आपकी सोल वो चाहती है एक्सपीरियंस करना, या आपकी वो शॉपिंग लिस्ट में है। लेकिन वो ऐसा ना एक रस्सी बांध के रखता है आपसे, आपको वो एक्सपीरियंस करवाएगा लेकिन आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये मैंने अपने 7 सालों में यही एक्सपीरियंस किया है कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, भले ही आप उनसे टच में रहो या ना रहो, या आपका माइंड आपको बोलेगा कि मैं तो डिस्कनेक्ट हो गई या मेरे तो गुरु मेरे साथ नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो तब भी तुम्हारे साथ है, किस हर सिचुएशन में साथ है। ये सिर्फ सिर्फ हमको अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि हम अवेलेबल रहे, हम उस हमारी कैपेसिटी को हम इंक्रीज करें। बाकी वो तब हर सिचुएशन में दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा नहीं होता है जो जो ये बोलते हैं ना कि परमानेंट होता है। हर चीज टेम्पररी होती है, बट मुझे लगता है कि एक ही रिश्ता है जो गुरु का रिश्ता, जो कि टोटली अनकंडीशनल होता है। क्योंकि कितना भी हम बोल रहे, सब रिश्ते सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं, आज हैं फिर कल नहीं है, लेकिन एक रिश्ता है जो हमेशा रहता है। और मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, मैं ओशो ओशो जो है वो कहते थे कि या तो आपको जिंदगी में कोई ट्रू गुरु मिलेगा नहीं, हम्म। या तो मिलेगा ही नहीं, और अगर मिले तो उसको कभी छोड़ना नहीं। तो ये चीज मुझे हमेशा मैं याद रखती हूँ। और कितना भी ऊपर नीचे हो लाइफ, बस आप उनको पकड़ के रखो। हाँ। और वो कभी आपको गलत सलाह नहीं देंगे, ना कभी वो बोलेंगे कि हाँ शादी करो या मत करो, ये तुम्हारी फ्री विल है। हाँ। वो कभी भी एंटर नहीं करेंगे। तुम सिर्फ अपने आप से पूछो कि तुमको क्या करना है। हम्म। तुम्हारे अंदर अपने दिल से पूछो कि हाँ मेरे को करनी है कि नहीं करनी है, हाँ। देन वो सब कुछ परफेक्ट रहेगा। लेकिन उसके उसके अगेंस्ट जाके आप कर रहे हो क्योंकि सोसाइटी आपको बोल रही है, पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं, तो वो डेफिनेटली वो स्पॉइल होगा। और बहुत सारे लोग, मैं तो चलो निकल पाई मेरे गुरु की ग्रेस से, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पूरी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं और वो जिंदगी भर उसी में फंसते जाते हैं। और फिर बच्चे, तो और फिर ऊपर से बच्चे करना, और हाँ, बच्चा उस मैरिज में लाना जिस मैरिज में तुम खुश हाँ, ना हो, एग्जैक्टली। वो भी तो वो। वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि वो जब आप तुम एक बार फंस जाते हो ना, तो जितना दलदल जैसा है वो, जितना फंसते जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि सबको, जो ऐसा भी है कि जिस उसको यही एक्सपीरियंस करना होता है। लेकिन जब भी बस एक ही चीज है कि जब भी आप डिसीजन लो, ये सोच के मत लो कि मेरे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी क्या बोल रही है। आपको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो, और वो ही फिर सही रहेगा। तो मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता कीर्ति एक्चुअली अच्छा हुआ, मुझे चाहिए था ये तो मुझे पता था, तेरी तेरी स्टोरी मुझे पता है, इसीलिए मैं आई वाज होपिंग कि तू शेयर करे।
क्योंकि आई थिंक कि जो भी अगर व्यूअर्स देख रहे हैं वो लोग रियली बेनिफिट करेंगे तूने जो जो भी बोला, बिकॉज आई एग्री 100%। तूने जो भी बोला है उससे मैं 100% सहमत हूँ, बिकॉज ये चीज बहुत जरूरी है कि हम और मोहन जी खुद शादीशुदा है, तो हम तीन शादीशुदा नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि मोहन जी ने हमें बोला शादी मत करो। ये मोहन जी से करेक्ट। ही नहीं है, हम तीनों को, ये तीनों का हम, ये हमारा इंडिविजुअल डिसीजन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे ये हमने डिसीजन लिया हुआ है। तो ये बहुत जरूरी, ये बात बहुत जरूरी है लोगों तक पहुंचने के लिए। अ, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मुझे एक्चुअली निकुंज आपसे जानना था स्पेशली मोहनपुर के बारे में। आई थिंक इट इज अमेजिंग, और टुवर्ड्स द एंड अगर आप बता भी सकते हो कि अगर लोगों को कंट्रीब्यूट करना है मोहनपुर की तरफ तो वो कैसे कर सकते हैं। Sure. तो मोहनपुर, बिफोर मैं उसके बारे में बताऊं, मैं बताना चाहूंगी कि कैसे मैं मोहनपुर तक पहुंची। तो जब मैं जमशेदपुर वापस आई 2015 अक्टूबर में मैं वापस आई, तो उस टाइम मैं फिगर आउट कर रही थी, ये कोशिश कर रही थी कि अब क्या करना है, क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया था मेरे सामने। प्रश्न की आ तो गई सब कुछ बोरिया बिस्तर बांध के, पर अब करूँ क्या? माँ बाप ने घर भी दे दिया, खाना मिल रहा है, पर कमाई अपना खुद अपने आप को सपोर्ट तो करना होगा। शुरुआत में तो 2-3 महीने ठीक थे, क्योंकि उस टाइम बहुत सालों तक बहुत काम किया था, बहुत मेहनत की थी, क्योंकि हमेशा यही सीखा है कि मेहनत करके ही आगे बढ़ना है। तो 2 महीने 3 महीने तो आराम किए, जाके गार्डन में भी बैठी, हवा भी खाए, आराम से अपने साथ समय बिताया, जो सालों में नहीं किया था। फाइनली चैन की नींद सो रही थी, क्योंकि कुछ था जो खुल गया था, और बहुत शांत थी। पर फिर वो प्रश्न आने लगा कि अब क्या करना है। तो कुछ चीज़ें मैंने कोशिश की, यहाँ पे अपना एक वेंचर भी मैं शुरू किया, जो शुरुआत में वो अच्छा चला, फिर बाद में वो नहीं हुआ, मुझे वो बंद करना पड़ा। तो उससे भी मुझे जो सीखना था सीख लिया। फिर वो प्रश्न उठा कि अब क्या करें? उनके पैसे जो भरने हैं उसके लिए भी अपने माँ-बाप, अपने माता-पिता पर मैं डिपेंडेंट थी। और तो वो वो जो फीलिंग होती है, जो भावना होती है, वो हमको बहुत अंदर से, वो कहते हैं ना, असुरक्षित, इनसिक्योर फील कराती है, क्योंकि पहले तुम्हारा पूरा जो तुम्हारा लाइफ है उसमें तुम्हारा नियंत्रण है। तुम सब कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अचानक तुमको पता नहीं, और खासकर जब वो आर्थिक तनाव आता है ना अंदर, कि वो जो हमारा जो विश्वास है वो हिल जाता है कि ठीक है, मेरे पास टैलेंट है, पर अब करूँ क्या अपने जीवन कैसे? तो ये पूरा उथल-पुथल चल रहा था। मोहन जी के सामने जब भी प्रार्थना करती तो कुछ माँगते तो नहीं, पर उनको अंदर से पता था कि चल क्या रहा है, गुरु को हमेशा सब पता होता है। तो तब मुझे एक बहुत अच्छा अवसर मिला। यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय है, जो जमशेदपुर से थोड़ा बाहर ही, जो हाईवे है उसके पास में है। वहाँ पे हाईवे से भी अंदर 2.5 किलोमीटर कच्चा रास्ता है जो जंगलों के बीच से जाता है। वहाँ एक गाँव है, और उस गाँव के पास में ज़मीन है जहाँ ये यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ मुझे मेरी एक सहेली के माध्यम से पता चला कि वो फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट शुरू करने वाले हैं, और उन्हें फैकल्टीज़ चाहिए, टीचर्स चाहिए। तो मैंने बोला कि चलो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं जाके कोशिश करती हूँ। और जाते ही मुझे नौकरी मिल गई, क्योंकि उन्हें कोई चाहिए था जो पूरा डिपार्टमेंट सेट कर सके, तो वो मुझे मिल गया, बहुत अच्छा अवसर था। वहाँ काम करना शुरू किया। पर अब जो मुद्दे की बात है उसमें आती हूँ, तो वो तो कर रही थी, वो भी मैंने पार्ट टाइम ही लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी। अगर नौकरी ही करनी तो बॉम्बे से क्यों आती मैं? तो मैंने शुरू में ही अपने इंटरव्यू में भी अपने जो डायरेक्टर है उन्हें कह दिया था कि ये मैं केवल ये नहीं करूँगी, मैं पार्ट टाइम ही लूँगी, क्योंकि मुझे कुछ और करना है जो मुझे पता है मेरा एम्बिशन है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ बहुत साफ रखा हमेशा से। तो वहाँ जो हमारे यूनिवर्सिटी में जो दीदियाँ जो काम करती थी, जो सफाई की कर्मचारी थी, वो सब वो गाँव की ही निवासी थे, आस-पास के आस में जो जो गाँव था वहीं पे रहने वाली थी। तो एक दिन मैंने जाकर उनसे पूछा, क्योंकि रोज़ वो उथल-पुथल चलती थी कि और क्या करना है इसमें, ये तो ठीक है, पर क्या करना है? तो उनसे पूछा कि अगर गाँव की औरतों को जाकर मैं सिलाई और एम्ब्रॉयडरी सिखाऊँ तो क्या वो उनकी उसमें रुचि होगी? तो वो बड़ा खुश हो गई, बोली कि हाँ, हाँ, बहुत सारी औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, मेरी बहू है, बहुत लोग हैं, आप आइए। तो 2 रविवार को मैं वहाँ गई, उनका महिला मंडल होता है, वहाँ जाकर उनसे बातचीत की। तो बहुत सारी औरतें और लड़की तैयार हो गई, सब कोई बहुत ही अ, उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, तो सब कोई, तो मैंने उनका नाम लिखा। फिर शुरुआत में क्योंकि मैं अकेली थी,
तो पहले तो वहाँ एक छोटे से घर को मैंने भाड़े में लिया, जिनका घर था उसी में कमरे को भाड़े में लिया और शुरुआत 6 लड़कियों के साथ किया। पर इसके पहले कि मैं उस वो बताऊँ तब मुझे पता चला कि इस गाँव का नाम क्या है? मैंने पूछा और जब पता चला तो मैं तो 5 मिनट के लिए चुप ही हो गई क्योंकि गाँव का नाम था मोहनपुर, है मोहनपुर। तो ये नाम हमने नहीं रखा है, फाउंडेशन ने नहीं रखा है, मैंने नहीं रखा है। गाँव का वास्तविक नाम मोहनपुर है। मेरे पास वो जो होता है ना रोड पे जो पत्थर में जहाँ लिखा होता है कि 1 किलोमीटर है, जो मील बताता है, वो मैंने उसका फ़ोटो ले रखा है क्योंकि उसमें लिखा है मोहनपुर 1 किलोमीटर, जो अब है भी नहीं, किसी ने उसे खरोच के हटा दिया है। पर मुझे अब लगता है कि अच्छा हुआ मैंने फ़ोटो ले लिया क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है क्योंकि वो निशानी थी कि वो मोहनपुर है। और मैंने 2 मिनट के लिए मैं चुप हो गई और मैं मन ही मन गुरुजी को, मोहन जी को बोल रही थी कि अच्छा तो इसलिए मुझे वापस लेके आए आप अचानक बॉम्बे से। तो तब समझ आया कि क्यों मैं जमशेदपुर में पली-बढ़ी, बॉम्बे गई, इतने साल वहाँ काम किया, अचानक से मैं वापस जमशेदपुर आ गई और वो भी तब जब हमेशा उन 8-9 साल जब भी मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तुम कभी वापस आओगी? तो मैंने बोला सोचो भी मत, वहाँ क्या करूँगी मैं आके? ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो वापस आना वो सब निर्धारित है, वो सब गुरु की लीला है। तो फिर वहाँ गई तो मुझे पता था कि मुझे मेरा रास्ता मिल रहा है। तो वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग शुरू की उनकी हाथ की एम्ब्रॉयडरी और सिलाई में। पर दूसरी जो दुःख की बात है कि वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, उनकी शादी बहुत जल्दी वो कर रहे थे। वही घिसी-पिटी जो घिसा-पिटा ख़्यालात है कि लड़कियाँ तो इतनी बड़ी हो गई। 14 साल, 15 साल की लड़कियाँ थी जिन्हें मैं ट्रेन कर रही थी, उनकी शादी हो रही थी। और कितनी कोशिश की उनकी माँओं को समझाने के लिए क्योंकि उनमें से बहुत जो कॉलेज के कर्मचारी हैं, तो वो भी बेबस है क्योंकि वो बोलते हैं कि गाँव के जो बुज़ुर्ग हैं, और जो वहाँ के जो पुरुष हैं, वो सब बोलते हैं कि नहीं, ये तो शादी की मतलब कोई सुनता नहीं है, बस ये करना है। तो क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, कोई ये समझने की कोशिश नहीं करता। कुंभ के दौरान मैंने मोहन जी से इस विषय में बात भी की थी कि क्योंकि मैं बहुत ही परेशान थी, एक-एक करके उनकी शादी हो रही थी। तो मोहन जी ने कहा था कि तुम एक बार में परिवर्तन नहीं ला सकती हो, चेंजेस नहीं ला सकती हो। तुम खाली खुद एक उदाहरण बनो। तुम उदाहरण के साथ खुद नेतृत्व करो, खुद आगे बढ़ो, तुम्हें देखकर लोग समझेंगे। उसी के माध्यम से हम पूरे सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। ये समाज देख के ही सीखेगा, बोलने से कोई नहीं सुनता। तो फिर मैंने वो बात समझ लिया, फिर धीरे-धीरे जब समझ आया कि लड़कियाँ सब जा रही हैं, तो औरतों को मैंने ट्रेन करना शुरू किया। अभी 7 से 8 औरतें हैं। हमने एक और बड़ा कमरा वहाँ पे भाड़े में लिया है और ये अब अमू केयर चैरिटेबल ट्रस्ट जिसको भी जो भी मोहन जी ने ही स्थापित किया है, ये उन्हीं का ये पूरा जो प्रोजेक्ट है उन्होंने ही शुरुआत की थी कई सालों पहले। इसके अंदर हम जितने भी लोग मोहन जी फाउंडेशन में हैं, अधिकतर लोग अमू केयर चैरिटेबल ट्रस्ट में हम वॉलंटियर्स हैं, हम तीनों भी हैं अपने-अपने शहरों में और हम इसके अंतर्गत हम बहुत सारे काम करते हैं। चाहे वो अन्नदान हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे लोगों की मदद के लिए, चाहे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो। तो उसके ही अंतर्गत एक प्रोजेक्ट है एक्ट फॉर वुमेन जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रोजेक्ट है, जिससे हम कोशिश करते हैं कि ये जो सारी महिलाएँ आत्मनिर्भर हों। तो वो प्रोजेक्ट के अंदर ये जो मैं कर रही थी, मैंने सोचा जब मैं ये कर ही रही हूँ और जब मैं अमू केयर की वॉलंटियर हूँ, तो क्यों ना हम इसे उस प्रोजेक्ट का रूप दें, क्योंकि फिर उससे हमें थोड़ी मदद मिलती है, थोड़ा तो और लोग जुड़ते हैं। तो हमने बड़ी जगह ली हमारा एक पुराना घर था जो हम बेच रहे थे, तो कुछ पुराने फर्नीचर थे जो कुर्सी और अलमारियाँ थी जो मेरे पिताजी ने मुझे दे दी और बोली ठीक है जो करना है करो। उसे तोड़-वोड़ के हमने टेबल, कुर्सियाँ बनाई, पेंट किया, अलमारियाँ बनाई, कुछ खरीदे, फिर पूरा इलेक्ट्रिक का या वहाँ पे गाँव में गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी है, कनेक्शन है जो हमेशा रहता भी नहीं है। तो जो शहर के जो टाउन प्लानिंग की जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसके उनके पीछे पड़-पड़ के 6 महीनों में वहाँ पे कनेक्शन लगवाया क्योंकि वो गाँव है, दूर है तो लोग आना नहीं चाहते। तो वो फिर कनेक्शन करवाया पूरा और मशीनें मेरे पास क्योंकि जो मैं अपना वेंचर किया था उसके लिए मैंने मशीनें खरीदी थी कुछ। वैसे वो थोड़ी घरेलू मशीनें पर वही ले जाके उनकी ट्रेनिंग शुरू की। तो अब जो हाथ से सिल रही थी, अब वो मशीन से सिलना उन्हें शुरू किया। और अब हम वहाँ आ पहुँचे हैं जहाँ पे हमने कई ऑर्डर्स किए हैं। जैसे योगा मैट के बैग्स होते हैं या फिर और जो कपड़े के बैग्स होते हैं जाप माला के बैग्स होते हैं। अभी मास्क के ऑर्डर्स बन रहे हैं।
एक कंपनी है जिन्होंने हमें 2 बार मास्क के ऑर्डर्स दिए हैं, तो वो बना रही हैं। क्योंकि अभी जो मुश्किल कल की घड़ी है उनके लिए एक उनको ज़रिया चाहिए, क्योंकि कई लोग हैं उनके जो घर के जो पुरुष हैं, उनकी नौकरियाँ अभी ठीक नहीं है, क्योंकि वो सब मज़दूर हैं और बहुत सारी कंपनीज़ बंद हैं। तो ये लोग इन लोगों को बहुत खुशी होती है कि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पैसे योगदान दे पा रहे हैं, और हमें खुशी होती है कि हम किसी तरह से उनको वो मंच प्रदान कर पा रहे हैं जिससे वो कर पा रहे हैं। तो एक तरह से मैं पर ये बोलना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। मैं तो यही बोलूँगी कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे स्वीकारा। उनका गाँव है, उनका घर है, उनके दिल में जगह देना ये छोटी बात नहीं। कोई भी शहर से उठ के जाके उनके गाँव में कुछ भी करे, तो ये तो वो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे वो करने दिया, मुझ पर विश्वास किया। इतना वो प्यार देते हैं, और अभी एक बहुत अच्छी छोटी-सी टीम बन गई है जिसके तो अभी निकुंज कॉल ऐसा ही चल रहा हाँ, है। निकुंज वापस वो लास्ट लाइन वापस बोलना, तेरा कट हो गया। तो मैंने बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इन ऑर्डर्स के माध्यम से, इन ट्रेनिंग के माध्यम से हम उन्हें एक अवसर, एक अपॉर्च्युनिटी दें, एक मंच दें जिससे वो अपने लाइफ को और कंट्रोल कर सके। ये वही औरतें हैं जिनकी कोई परवाह नहीं करता था, वो केवल खाना पकाती थी। उस गाँव में उनके नहाने के लिए स्नान घर भी नहीं है। बा टॉयलेट्स हैं, परंतु वो सब वहाँ एक तालाब है जहाँ खुले में सब जाके गाँव के जितने लोग हैं सब वहीं नहाते हैं। तो रोज़ वहाँ जाना, पानी आने का एक समय है, पानी भरना, मतलब उनका उनका जीवन आसान नहीं है। तो वे केवल उनका जो पूरा जो लाइफ़ है वो यही है, और अचानक वो औरतें ऐसा कुछ कर रही है जिससे वो पैसा जुटा रही है, अपने घर में योगदान दे रही है, उन्हें अब लग रहा है कि उनके बच्चों के लिए कुछ कर पा रही है। मुझे आज भी याद है जिस दिन उन्हें पहली आमदनी मिली थी अपने पहले ऑर्डर की, वो कितनी खुश थी। वो एक-दूसरे के बच्चों को बुला के बोल रही थी कि देखो तुम्हारी माँ को आज पैसे मिले हैं, और वो कितना उनमें वो प्राइड था, वो कितना स्वाभिमान था। तो छोटे-छोटे चीज़ों से ही हम कर सकते हैं। मोहन जी हमेशा कहते हैं कि जब हम कुछ करना चाहते हैं, तो हुँ, ज़रूरी नहीं है कि हमें बड़ा कदम लेना चाहिए। हाँ, हमें सोचना बड़ा ज़रूर चाहिए, पर हम हुँ, छोटे-छोटे कदम से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। हाँ, तो मैं बस थैंकफुल फ़ील करती हूँ कि अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। तो अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको थोड़ा और बड़ा करें ताकि और लोगों को और औरतों को हम ले सकें। बहुत सारी औरतें हैं, हमारा ये विज़न है कि वहाँ जितनी औरतें हैं हम उनको इसमें इन्वॉल्व कर सकें। तो हुँ, अगर आप में से किसी को ये भी लगता है कि इस प्रोजेक्ट में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो अमू केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के टुवर्ड्स आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप मोहनपुर प्रोजेक्ट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम ये सेशन के बाद इनबॉक्स में डिटेल्स भेज सकते हैं, या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि उनका बैंक अकाउंट क्या है। और साथ-साथ ये रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ एटीजी का बेनिफिट मिलता है, तो टैक्स रिटर्न पे जो बेनिफिट्स है वो भी मिलता है। तो सब कुछ फॉर्मल है। पर मेन चीज़ ये है जो फादर, जैसे मोहन जी को हम फादर कहते हैं, वो कहते हैं कि हम इस पूरे वर्ल्ड से हमेशा कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं। हमेशा जब भी हम आते हैं इस अर्थ से हम कुछ लेते हैं। पर क्या हम रुक के ये सोच रहे हैं कि हम क्या दे रहे हैं? हम कुछ, और ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा पैसों से दे सकते हैं। हुँ, आप चल के दे सकते हैं, आप लोगों से बात करके दे सकते हैं, उनके साथ समय बिता के दे सकते हैं, उन्हें कुछ सिखा के दे सकते हैं। हुँ, और जब आप उनको लाइफ में कुछ ऐसे स्किल्स देते हो जो उनके साथ हमेशा रहेंगे, हुँ। जिससे वो अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, तो उससे अच्छा एम्पावरमेंट, उससे अच्छा सशक्तिकरण और कुछ भी नहीं है। तो वही छोटी-सी कोशिश है जो हम कर रहे हैं मोहनपुर में। निकुंज, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू यार। बहुत ज़्यादा इट्स इट्स सो अमेजिंग। आई नो ये सब मोहन जी थ्रू ही हो रहा है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल, ये हम बात सही है, पर तुझको खाली माध्यम, इंस्ट्रूमेंट हैं हम। हाँ, ये पर तू माध्यम बनी इस चीज़ का, टू यू वर एलिजिबल टू डू दिस, सो दैट इज़ व्हाई इट्स सो अमेजिंग। हमेशा मैं देखती हूँ पिक्चर्स मोहनपुर के और मुझे बहुत ही गर्व होता है कि तू मेरी दोस्त है, सो इट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, तो कीर्ति आपसे बिल्कुल। अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन मे बी, और लास्ट क्वेश्चन भी हो गया, हम समय 1 घंटा ऑलमोस्ट होने आया है। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि मोहन जी ने आपको कैसे एम्पावर्ड?
मोहन जी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने, होता ना कि एक बार आप पूरा पूरा आपको फॉर्मेट करके एंड देन उसके बाद आपको वापस से तराश आ जाता है। सो मेरे लिए तो वो वैसे ही है, मतलब वहां से जिंदगी स्टार्ट होती है, वहीं पे खत्म होती है। तो मतलब मैं एक ऐसी ऐसी पर्सन थी जो ज्यादा बात नहीं करती थी, जिसको कोई क्राउड के सामने बात नहीं कर सकती है, एक जिसको इंग्लिश नहीं आती है, जिसको ये नहीं पता है कि वो करियर जो कर रही है उसको वो भी करना है कि नहीं करना है। तो मेरे लिए तो मुझे याद है कि मतलब होता है ना कि गुरु आपको एक बार में ऐसे नहीं करता, वो आपकी धीरे 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 धीरे, वो आप पे कभी गिव अप नहीं करेगा कभी। मतलब मैंने तो जितनी चीजें सीखी है, मैंने फोटोग्राफी उनसे मिलने के बाद सीखी। मतलब अगर नॉर्मली लोग कोर्स करते हैं जाके, लेकिन मैं जब उनका इवेंट करती तो पूरा इवेंट उन्होंने मुझे दे दिया कि चलो फोटोग्राफी करो। और मुझे याद है कि जब फोटोग्राफ हम क्लिक करते हैं तो वो मुझे बीच बीच में बताते रहते थे, एक्शन उधर हो रहा है, वहां पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो। तो ही वाज लाइक लाइव, आपको वो खुद सिखा रहे हैं। मुझे याद है मैं धर्मशाला में थी तो वो मुझे बताते ये वाला फोटो अच्छा है। मतलब इनफैक्ट कोई भी डिजाइन होती है, जैसे मैं एनिमेशन फील्ड से हूँ, या मैं विजुअल इफेक्ट्स, जो मूवीज पे जो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं उस पे मैं काम करती हूँ, मेरा जो प्रोफेशन है वो है। लेकिन सब चीजें जब हम करते हैं तो कंपनी के लिए एक पर्टिकुलर वे में करते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा पार्ट है जो हम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जब मैं जब फाउंडेशन से जुड़ी तो पहले मैंने डिजाइनिंग जो है ग्राफिक वो सीखा, फिर उसके बाद फोटोग्राफी सीखी, फिर उसके बाद इनफैक्ट ऋषिकेश रिट्रीट में हमने वीडियो शूट वगैरह भी किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको गुरु सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं वो करता है, वो आपका मुझे याद है कि मेरे को क्राउड से डर लगता था, तो उन्होंने हम कॉर्पोरेट ऑफिस में मेडिटेशन करवाने गए थे। तो ऑलमोस्ट मतलब सारे हाई मतलब मैनेजमेंट के लोग थे, ऑफिसर्स लोग थे, और मैं पोडियम पे बैठ के वहां पे जाके मुझे बात करनी थी। मतलब मेरे को अंदर से शिवरिंग हो रही थी, मतलब मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी। तो फिर मैं उनका मैसेज पढ़ा, मैंने बोले कि अगर तुम सोचोगे कि तुम कर रहे हो तो ये सब होगा, तुम ये मत सोचो कि तुम कर रहे हो। तो ऐसे कर करके 7 साल में, मतलब बोलते ना कि पुराना जो आपका स्ट्रक्चर है वो पूरा डिस्ट्रॉय करके उन्होंने एक नया स्ट्रक्चर धीरे 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 करके वो एक दिन में नहीं होता है। अगर कोई ये सोचता है कि हाँ एक दिन में हम, जो आज मैं यहाँ पे बैठ के जो बात कर पा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मतलब मैं अपने घर में मैं बात नहीं करती, अभी किसी को बिलीव भी नहीं होगा कि मैं इतनी बात कर रही हूँ। तो अभी मुझे बोलते हैं तो इतना क्यों बोल रही है, बट ये एकदम अपोजिट कीर्ति थी 7 साल पहले। तो मेरा मतलब मैं अगर जो हूँ आज, तो मैं सिर्फ उनकी वजह से हूँ। सो मैं तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम बाकी सबके हम सबके यस, लिए। यस। तो मुझे तो लगता है कि पूरी तरीके से उन्होंने ही बनाया। वो तो ना कि एक मदर आपको, एक बायोलॉजिकल मदर आपको पैदा करती है, लेकिन मेरे लिए उन्होंने पूरा आपको पूरा स्ट्रक्चर वापस से खत्म करके वापस से एक वो करके वो बनाया। सो टोटली एम्पावर्ड। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच कीर्ति। आई थिंक कि ये कन्वर्सेशन ये बहुत लोगों को बेनिफिट करेगा। सो आई थिंक वी आर टाइम, 1 घंटा हो गया है, तो मैं सबको धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमारे से जुड़े हैं आज। थैंक यू निकुंज, थैंक यू कीर्ति। और थैंक यू। मोहन जी के बारे में और जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mohanji.org। थैंक यू एंड जय मोहन जी। जय मोहन जी। जय मोहन।